नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में दोस्तों हमने इसके सामान्य जानकारी के बारे में जाना था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसको किन अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसमें जो है कौन कौन सी मोहरें मिली थी, इन सभी के बारे में कल हमने जो है अच्छी तरीके से जाना था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों विदेशी व्यापार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात का जो है व्यापार जो है करते थे। अब दोस्तों, कहाँ से जो है क्या मंगाते थे, जैसे तांबे की यदि बात की जाए तो खेतड़ी अफगानिस्तान से तांबा मंगाया जाता था, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोने की बात की जाए कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन की यदि बात की जाए अफगानिस्तान ईरान से, सेल खड़ी राजस्थान गुजरात ईरान से, और साथ ही दोस्तों शीशे की बात की जाए तो ईरान से मंगाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार की यदि बात की जाए तो विदेशी व्यापार, जैसे आप सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों तांबा। तांबे की यदि बात की जाए तो तांबा जो है कहाँ से मंगाया जाता था दोस्तों, तांबा मंगाया जाता था खेतड़ी अफगानिस्तान से। खेतड़ी अफगानिस्तान व ईरान से मंगाया जाता था। कहाँ से दोस्तों, खेतड़ी अफगानिस्तान व ईरान से जो है तांबा मंगाया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों चांदी की यदि बात करते हैं। चांदी कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान व ईरान से। अफगानिस्तान व ईरान से जो है दोस्तों चांदी मंगाया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से सोना यानी गोल्ड कहाँ से मंगाया जाता था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से। कर्नाटक अफगानिस्तान व ईरान से मंगाया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेल खड़ी टीन की बात कर लेते हैं। पहले टीन कहाँ से मंगाया जाता था, तो टीन दोस्तों अफगानिस्तान व ईरान से। अफगानिस्तान व ईरान से जो है मंगाया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेल खड़ी की। सेल खड़ी सेल खड़ी की यदि बात की जाए तो राजस्थान गुजरात व अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से जो है मंगाया जाता था। और शीशे की बात की जाए तो दोस्तों शीशा मंगाया जाता था ईरान से। कहाँ से दोस्तों, ईरान से जो है मंगाया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग होता था और जिन पर जो है काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। और साथ ही दोस्तों परिवहन या यातायात के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग जो है करते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ का शासन प्रशासन जो है वणिक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। तो दोस्तों लिख लेते हैं इन पॉइंटों को भी। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यानी लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग जो है करते थे। और साथ ही दोस्तों इन बर्तनों पर जो है काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। काले रंग की चित्रकारी होती थी। कैसी दोस्तों, काले रंग की जो है चित्रकारी होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में
पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं परिवहन या यातायात के लिए। परिवहन या यातायात के लिए, यातायात के लिए जो है 2 और 4 पहिए, 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। याद रखें दोस्तों, करते थे, तो ये आपको याद रखना है। बैलगाड़ी का प्रयोग जो है करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ का शासन जो है किसके हाथ में था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का शासन कौन चलाता था। बड़िक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। बड़िक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में था, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप लेंगे कि लाल मिट्टी के बर्तनों पर जो है कैसी चित्रकारी जो है की होती थी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये लाल मिट्टी का बर्तन होता था और इस पर जो है दोस्तों काले रंग की चित्रकारी जो है की जाती थी। तो ये आपको याद रखना है, ये काले रंग की चित्रकारी जो है ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी इसमें। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो हम आगे देखेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, इन सभी के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों 2-4 पॉइंट और हैं, पहले चलो इनको लिख लेते हैं, इसके बाद ये एक साथ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ यानी फ्लड को माना जाता है। और यहाँ पर पर्दा प्रथा चलती थी, साथ ही वेश्यावृत्ति भी जो है चलती थी। लिखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको दोस्तों, बाढ़ यानी फ्लड को जो है माना जाता है। और साथ ही दोस्तों पर्दा प्रथा चलती थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेश्यावृत्ति भी जो है इस समय भी चलती थी। तो अभी इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बिजनेस करते थे। अब दोस्तों विदेशी व्यापारी यानी विदेश से जो है क्या क्या मंगाया जाता था। तांबे की यानी बात की जाए तो खेतड़ी अफगानिस्तान व ईरान से मंगाते थे। चांदी की बात की जाए तो अफगानिस्तान व ईरान से। गोल्ड की बात की जाए यानी सोने की, कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से मंगाया जाता था। टीन की बात की जाए अफगानिस्तान ईरान से। सेल कड़ी की बात की जाए राजस्थान गुजरात अफगानिस्तान से। शीशा जो है ईरान से मंगाया जाता था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है लाल मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। और इन लाल मिट्टी के बर्तनों पर जो है काले रंग की चित्रकारी होती थी। कैसी दोस्तों, काले रंग की चित्रकारी होती थी। ये रहा लाल मिट्टी का बर्तन और इस पर जो है ये काले रंग की चित्रकारी की हुई है। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, यानी आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। और यहाँ के लोग जो है परिवहन यानी यातायात के लिए प्रयोग करते थे। 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाने के लिए 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग जो है करते थे। साथ ही यहाँ का शासन किसके हाथों में था, वणिक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में यहाँ का शासन था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ यानी फ्लड को जो है माना जाता है, यानी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है एक बार की बात है कि सिंधु नदी में जो है दोस्तों बहुत बाढ़ आई थी और इसी बाढ़ को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश का कारण माना जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को बाढ़ या फ्लड का कारण जो है माना जाता है, विनाश का। और दोस्तों वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जो है आर्यों को माना जाता है, क्योंकि जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी और इन्होंने ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके इसको ख़त्म कर दिया था और इसके बाद जो एक नई वैदिक सभ्यता का जो है विकास हुआ था। तो ये कहा जाता है मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कथन माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश यानी पतन का कारण जो है बाढ़ यानी फ्लड को माना जाता है, कि सिंधु नदी में जो है बाढ़ आई थी और इसी बाढ़ के कारण जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था। और साथ ही दोस्तों पर्दा प्रथा इस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा भी चलती थी और वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा का मतलब होता है
कि अपने अपने से बड़ों का मान सम्मान करने के लिए जो घूंघट किया जाता है उसी को पर्दा प्रथा जो है कहा जाता है। और वेश्यावृत्ति जिसमें देह व्यापार जो है किया जाता है, यानी रेड लाइट एरिया जो होते हैं तो उन्हीं को जो है वेश्यावृत्ति जो है कहा जाता है, यानी इस समय भी ये चलती थी। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर एक एक स्थल के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते केवल उन्हीं ही जो है करेंगे। जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है। इसको जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे। सूतकांगडोर 1927 में SR अस्टाइन के द्वारा दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे। और भारत का जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है चनहुदड़ो 1931 में NG मजूमदार द्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। कोटदीज 1935 में किसके द्वारा दोस्तों घुर्रे के द्वारा इसको खोजा गया था, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। रोपण की यदि बात की जाए तो इसको 1953-55 में खोजा गया था YD शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर। तो दोस्तों अब इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की जो है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा को जो 1921 में खोजा था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, रावी नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों इसको जो है 1922 में खोजा गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। ये है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे पर। अब दोस्तों सूतकांगेडोर की यदि बात की जाए, सूतकांगेडोर की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1927 में खोजा गया था। कब दोस्तों, 1927 में RL अस्टाइन के द्वारा। RL अस्टाइन के द्वारा, RL अस्टाइन के द्वारा इसको खोजा गया था। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में कहाँ पे दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो के बारे में यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है 1931 में खोजा गया था। 1931 में किसने खोजा था, NG मजूमदार के द्वारा। NG मजूमदार के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोटदीजी की। कोटदीजी की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1935 में खोजा गया था। कब दोस्तों, 1935 में खोजा गया था घुर्रे के द्वारा। याद रखें दोस्तों, घुर्रे के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रोपण की बात कर लेते हैं। रोपण की यदि बात की जाए तो दोस्तों रोपण कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों इसको जो है 1953-55 के बीच जो है खोजा गया था, यानी 1953-55 में खोजा था YD शर्मा ने। YD शर्मा को दोस्तों BD शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा भी जो है कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कहाँ पे, ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे, पंजाब में।
और दोस्तों सतलुज नदी के किनारे पर, सतलुज नदी के किनारे पर पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों जाखी गढ़ी। और ये जाखी गढ़ी की यदि बात की जाए तो भारत में जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। 1969 में खोजा गया था, 1969 में खोजा गया था सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा। सूरजभान सूरजभान व रफीक मुगल के द्वारा, रफीक मुगल के द्वारा इसको खोजा गया था। ये कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे पर। हरियाणा के हिसार में है, घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे पर है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बनावली की। बनावली की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है कब खोजा गया था बनावली को? 1973-74 में, 1973-74 में खोजा गया था। ये कहाँ, किसने खोजा था? रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है। ये भी घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धोलावीरा की बात करते हैं। तो दोस्तों धोलावीरा की यदि बात की जाए तो धोलावीरा की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1967-68 में जो है खोजा गया था। लेकिन इसकी खुदाई की बात की जाए तो 1990 और 91 के बीच जो है RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है इसकी खुदाई जो है की गई थी। गुजरात में पड़ता है, मानसर या मानहर नदी के किनारे पर। लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं पहले, धोलावीरा। और धोलावीरा जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। इसकी खोज की बात की जाए दोस्तों, खोज और खुदाई दोनों अलग अलग हैं। तो आपको जो है कहीं खोज मिल सकता है तो कहीं खुदाई, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसको 1967 से लेकर 1968 के बीच जो है इसकी खोज हुई थी। किसने? JP जोशी के द्वारा। JP जोशी मतलब जगपति जोशी। याद रखें दोस्तों, जगपति जोशी। ये गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में मानसर या मानहर नदी के किनारे। मानसर या मानहर नदी के किनारे। अब दोस्तों यहाँ पे हम खुदाई की बात कर लेते हैं। खुदाई कब हुई थी? इसको 1990 से लेकर 1991 के बीच जो है इसकी खुदाई हुई थी। किसने की थी? RS बिष्ट के द्वारा। RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुरकोटता के बारे में देखेंगे। आप दोस्तों पहले लोथल फिर सुरकोटता। लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल को जो है 1954 में खोजा गया था। कब दोस्तों? 1954 में SR राव के द्वारा। SR राव के द्वारा जो है खोजा गया था। और ये कहाँ पे है? गुजरात में, भोगपा नदी के किनारे पर। गुजरात में भोगबा नदी के किनारे पर। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुरकोटता की। सुरकोटता की यदि बात की जाए तो इसको 1964 में खोजा गया था। किसने? जगपति जोशी ने। जगपति जोशी के द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था। कहाँ पे? ये गुजरात में सादीकोर नदी के किनारे। सादीकोर नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रंगपुर की यदि बात की जाए तो 1931 में खोजा गया था। कब दोस्तों? 1931 में इसको खोजा गया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसको खोजा गया था। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। दोस्तों इनके शहर जो है नहीं पूछे जाते हैं, स्टेट ही पूछे जाते हैं। ये कहाँ पे है? भादर नदी के किनारे यानी मादर नदी के किनारे। मादर भादर नहीं है दोस्तों, मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे, याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आलमगीरपुर की। दोस्तों आलमगीरपुर की यदि बात की जाए तो ये आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर, याद रखें दोस्तों, आलमगीरपुर। दोस्तों इसको कब खोजा गया था? 1958 में खोजा गया था। कब दोस्तों? 1958 में YD शर्मा के द्वारा। YD शर्मा के द्वारा इसको खोजा गया था यानी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और ये कहाँ पे? मेरठ, यूपी में।
मेरठ यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे पर है। अब दोस्तों आते हैं कालीबंगा और दैमा की बात कर लेते हैं, दैमाबाद की, फिर मांडा की बात कर लेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा की यदि बात की जाए तो ये 1951 से लेकर 53 के बीच में जो इसको खोजा गया था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष ने जो इसको खोजा था। और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद की यदि बात की जाए तो 1974 से लेकर 1979 के बीच जो इसको खोजा गया था। किसने दोस्तों? ऐसे सली के द्वारा। ऐसे सली के द्वारा। किसके दोस्तों? ऐसे सली के द्वारा। तो यह आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है पिरबरा नदी के किनारे पर। और ये पिरबरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मांडा की। मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसको 1982 में खोजा था। किसने खोजा था? मधुबाला एंड जगवती जोशी ने। मधुबाला एंड जेपी जोशी ने। जेपी जोशी, इन दोनों ने मिलकर खोजा था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? चिनाब नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे स्थल हो गए हैं। अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके प्रमुख स्थल, तो हड़प्पा की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है। और इसी कारण जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी जो है कहा जाता है। 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था लाखलदास बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। सुदकांगडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। 1927 में खोजा गया था R.L. अस्टाइन के द्वारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर। चनोदड़ो की यदि बात की जाए 1931 में खोजा गया था एनजी मजूमदार द्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। कोटदीजी 1935 में घुसदेना खोजा था पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे पर। रोपड़ की बात की जाए तो 1953-55 में बाईडी शर्मा के द्वारा पंजाब में सतलुज नदी किनारे पर। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। 1969 में खोजा गया था सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा हरियाणा में घग्गर नदी किनारे। वनावली 1973-74 में खोजा गया था R.S. बिष्ट के द्वारा हरियाणा में घग्गर नदी किनारे पर। धौलावीरा की यदि बात की जाए तो इसकी खोज 1967-68 में की गई थी जेपी जोशी द्वारा। खुदाई की बात की जाए तो 1991-92 में 1990-91 में की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा गुजरात में मानसर या मानहर नदी के किनारे पर। लोथल की बात की जाए तो दोस्तों लोथल की यदि बात की जाए तो 1954 में इसको खोजा गया था एहसास लाभ के द्वारा गुजरात में भोगपा नदी के किनारे पर। सुरकोटदा, तो ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों बंदरगाह हैं। तो ये आपको याद रखना है। 1964 में जगपति जोशी ने खोजा था गुजरात में सादीकोट नदी के किनारे। रंगपुर की बात की जाए तो 1931 में इसको खोजा गया था माधव स्वरूप बस के द्वारा अहमदाबाद में गुजरात में, यानी अहमदाबाद गुजरात में मादर नदी के किनारे पर। तो दोस्तों ये मादर या भादर, कहीं पर जो है मादर लिखा है और कहीं पर जो है भादर, तो दोनों में से कोई भी एक दिया होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। आलमगीरपुर की यदि बात की जाए तो 1958 में इसको खोजा गया था वाई.डी. शर्मा द्वारा। मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे पर। कालीबंगा की बात की जाए तो 1951-53 में अमलानंद घोष ने राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर। दैमाबाद की बात की जाए तो 1974 से लेकर 1979 के बीच ऐसे सली ने महाराष्ट्र में पिरबरा नदी के किनारे पर। मांडा 1982 में मधुबाला एंड
जगपति जोशी ने इसको खोजा था जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल के बारे में सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप पहले जो है इसकी हम थ्योरी लिख लेंगे, फिर एक साथ जो है इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल की यदि बात की जाए तो दोस्तों पहले इसकी थ्योरी यानी सारे पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके अच्छे से जानेंगे। 5 किलोमीटर परिधि में फैला है, 5 किलोमीटर परिधि में फैला नगर है। साथ ही दोस्तों ग्रिड पद्धति से बना है, ग्रिड पद्धति से बना है। कैसे दोस्तों, ग्रिड पद्धति से जो है बना है। तो ये आपको याद रखना है। शव दफनाने के साक्ष्य मिले, शव दफनाने के साक्ष्य, शव दफनाने के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आवासीय क्षेत्रों के दक्षिण में कब्रिस्तान पाए गए हैं। आवासीय क्षेत्रों के दक्षिण में कब्रिस्तान पाए गए हैं। क्या दोस्तों, कब्रिस्तान पाए गए हैं, कब्रिस्तान पाए गए हैं। और इनके साक्ष्य, कब्रिस्तान के साक्ष्य जो है मिले। किसके दोस्तों, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। अब दोस्तों इनके नाम की यदि बात की जाए तो इनका नाम क्या रखा है, कब्रिस्तान H और R37। तो इन कब्रिस्तानों का ये नाम जो है रखा गया। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य यानी कपास की खेती के साक्ष्य जो है यहाँ पे मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं। साथ ही नव पाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों, कपास के साक्ष्य जो है मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है सुरक्षा दुर्ग पाए गए हैं, सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें मोहरें मिली हैं जो कि सैल खड़ी की बनी थी। क्या है कि दोस्तों, सैल खड़ी की बनी थी। अब दोस्तों इनके बारे में जो है अच्छे से समझेंगे। पहले जो है इनको 2-4 पॉइंट और लिख लेते हैं। पुरुष की नृत्य करते हुए, पुरुष की नृत्य करते हुए काले रंग की मूर्ति मिली, काले रंग की मूर्ति मिली है जिसको नटराज मूर्ति कहा गया, नटराज मूर्ति कहा गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य। और साथ ही दोस्तों शंख का बना बैल मिला है, शंख का बना बैल जो है मिला है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल 5 किलोमीटर परिधि में फैला नगर है, ग्रिड पद्धति से बना नगर था। कैसा दोस्तों, ग्रिड पद्धति से बना नगर था। तो ग्रिड पद्धति क्या थी, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पे मकान जो है बने हुए थे। तो इसी को जो है ग्रिड पद्धति जो है कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। ग्रिड पद्धति से बने नगर थे, शव दफनाने के साक्ष्य मिले। शव यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता था। इसके एविडेंस यानी साक्ष्य मिले हड़प्पा स्थल से। आवासीय क्षेत्रों के यानी जहाँ पर मनुष्य रहते थे उनके दक्षिण में जो है कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान जो है मिले हैं। और जिनका नाम कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 जो है इनका नाम रखा गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य या कपास के साक्ष्य जो है मिले हैं।
अब दोस्तों नोट करके लिखेंगे, नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी जो है कपास के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग मिले हैं, मोहरें मिली हैं। यानी यहाँ के लोग जो है दोस्तों व्यापार करते थे और इन्हीं व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो है मोहरों का प्रयोग जो है करते थे। तो यहाँ हड़प्पा से जो है मोहरें मिली हैं जो कि सैलखड़ी की बनी होती, सैलखड़ी यानी स्टेटाइट की। अब दोस्तों सैलखड़ी क्या होता था, तो सैलखड़ी जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था जिसका प्रयोग क्या बनाने में, मोहरे बनाने के लिए जो है की जाती थी। अब दोस्तों पुरुष की नृत्य करते हुए काले रंग की मूर्ति मिली जिसको नटराज मूर्ति कहा गया है। गेहूं एवं जौ के साग से मिले और साथ ही शंख का बना बैल मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुरक्षा दुर्ग क्या होता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। ये था दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और ये था दोस्तों पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार रहते थे, राजा और सरदार रहते थे। और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग रहते थे। कौन दोस्तों, सामान्य लोग रहते थे। अब यहाँ पर जो है जो ये पश्चिमी टीला था तो इसके चारों ओर जो है सुरक्षा दीवारें बनाई जाती थी राजा की सुरक्षा के लिए। तो इसी को जो है दोस्तों सुरक्षा दुर्ग या किलेबंदी जो है कहा जाता है। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा जो कि 3 टीलों में विभाजित था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसे हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।